तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2025 के इस सीजन का मैच नंबर 4 जो कि सीचे मदुरई पैंथर्स और सलेम स्पार्टन्स की दो टीमों के बीच में खेला जाएगा। मैच नंबर 4 के रूप में उसी सेम ग्राउंड पर एसएनआर कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड के उस मैदान पर 8 जून को, चूंकि डबल हेडर का दिन है, संडे का दिन है, तो शाम को 3:15 पर यह पहला मैच आज के दिन का खेला जाएगा। और सलेम स्पार्टन्स की टीम, जिनके नाम का शॉर्ट फॉर्म भी एसएस ही है, इन्हीं की टीम के अंदर खेलने वाले एक प्लेयर जिनका पिक्चर यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई पड़ रहा होगा, सनी संधू, जो कि हैं एक तगड़े बॉलिंग ऑलराउंडर। इनके नाम का भी काफी हद तक आप देखेंगे तो शॉर्ट फॉर्म एसएस ही होगा। क्या आज के इस मैच के शानदार एक स्पेशल कैप्टन के ऑप्शन हो सकते हैं या नहीं, और होंगे भी तो क्यों होंगे? और ये चीज स्मॉल लीग के लिए आपको मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि ग्रैंड लीग के लिए कह रहा हूं। ग्रैंड लीग आपको क्यों ये जितवा सकते हैं, और साथ ही साथ स्मॉल लीग की टीम में, जबकि इनको किसी ने टीम में रखा ही नहीं है और हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर, और क्यों ये स्मॉल लीग की टीम में आपके बने रहेंगे, इसको तो समझेंगे। और ठीक उसी तरह से सीचे मदुरई पैंथर्स की तरफ से भी, जिनके बड़े प्लेयर एक मुरुगन अश्विन, इनका नाम आपको याद भी होगा, और भी कई सारे प्लेयर दोनों टीमों की तरफ से जो कि डिफरेंशियल ऑप्शन होंगे, उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्मॉल लीग की टीम बनाना सीखेंगे, ग्रैंड लीग की टिप्स इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी, तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा। जिसका सबसे पहला फेज यहाँ पर स्टार्ट होगा पिच रिपोर्ट के साथ। और जैसा मैंने आपको बताया, वेन्यू का नाम, जहां पर ऑलरेडी 3 मुकाबले खेले जा चुके होंगे इस मैच के स्टार्ट होने के पहले। हालांकि जब मैं ये वीडियो बना रहा था तब उस टाइम तक केवल 2 ही मुकाबले कंप्लीट हुए थे, लेकिन कोई भी मैच हो यहाँ पर, भले ही मैच नंबर 4 है, अभी तक के 2 मुकाबले खेले जा चुके हैं, लेकिन पिच एकदम एक जैसी आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि काली मिट्टी की पिच होगी, काफी हद तक फ्लैट और अच्छी बैटिंग ट्रैक, लेकिन वहां पर एक्सेलरेट करना स्कोर को काफी मुश्किल होता है। और सीधे सीधे एक लाइन में अगर आपको मैं बताऊं इस पिच के बारे में, जहां पर अभी तक के जो 2 मुकाबले खेले गए हैं, दोनों के दोनों बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, और पहली इनिंग में स्कोर करना काफी मुश्किल हुआ है। जहां पर पहले मैच में 149 रन बने थे 8 विकेट पर, सेकंड इनिंग के अंदर सेकंड मैच के अंदर 173 बने थे 6 विकेट के नुकसान पर। और दोनों मैचेस में स्कोर चाहे जो रहा हो, पहले मैच में 7 विकेट से तो दूसरे मैच में 8 विकेट से मैच को जीता गया है। और पावर प्ले की स्कोरिंग अगर आप पहले 6 ओवर के देखें तो पहले मैच में थोड़ी दिक्कत ज्यादा थी, सेकंड मैच में भी दिक्कत थी, लेकिन फिर भी विकेट केवल एक गिरा। लेकिन सेकंड इनिंग का पावर प्ले अगर आप दोनों मैचों को देखें तो पहले मैच का तो फिर भी एवरेज है, लेकिन सेकंड इनिंग का पावर प्ले सेकंड मैच का और बेहतर होता चला गया। और ये एक इंडिकेशन है कि ये जो पिच है जहां पर आज का मैच खेला जाएगा, ये वाला भी काफी हद तक इस मैदान की पिचेस अब मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ, इस टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ साथ और भी बेहतर बैटिंग के लिए हो जाती हैं। यहां पर पहली इनिंग में चूंकि काली मिट्टी की पिच होती है, तो स्कोर को थोड़ा सा एक्सेलरेट जब आप करने जाएंगे, तेजी से स्कोर को बढ़ाने जाएंगे, तो विकेटें यहां पर गिरेंगी। लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर वो चीज नहीं होता, चूंकि वहां पर जो एयर का मॉइस्चर होता है, ह्यूमिडिटी होती है, उसकी वजह से टेम्परेचर ड्रॉप होता है, तो पिच में हल्की सी नमी ऊपरी सतह पर जो होती है, उसकी वजह से गेंद स्किड करके बल्ले पर बड़े अच्छे से आती है, तो रन बनाना यहां पर और आसान होता चला जाता है। और इसी वजह से कोई भी टीम यहाँ पर जो टॉस जीतती है, वो ना सिर्फ पहले फील्डिंग करने का फैसला करती है, वो चीज आपने पिछले दोनों मैच में देखा भी कि फील्डिंग करने वाली ही टीम, सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को जीता। इवन अगर आप पिछले सीजन के 4 और मैचेस इसमें इंक्लूड कर देना तो 5 का यह आंकड़ा हो जाता है, यहाँ पर जो 2 का दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर 5 विकेट स्पिन को, 12 विकेट पेस को, 12 में से भी 10 विकेट पहली इनिंग के अंदर ही। तो क्लियर यहाँ पर पिच के बारे में आपको समझ में आ गया। और एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है कि किस टीम की पहले बैटिंग है, किस टीम की सेकंड बैटिंग है। सेकंड बैटिंग वाली टीम की लोअर ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर जो बॉलिंग नहीं करते हैं, उनको तो बिल्कुल भी अपनी टीम में आपको नहीं रखना है, चाहे सिलेक्शन परसेंटेज जितना भी हो। और यही एक जो यूनिक चीजें होती है समझना, वो इस वीडियो में आपको समझ में आएगा कि किस किस प्लेयर को आप इग्नोर कर पाएंगे आज, भले ही सभी की टीम में वो हों, उसको देखेंगे डिटेल में। लेकिन उसके पहले आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज के इस मैच की जो फाइनल टीम मेरी स्मॉल लीग की बनेगी, वो आपको इन्हीं दोनों चैनलों पर मिलेगी। और जाकर के देखिए पिछले दोनों तीनों मैचेस की टीमें वन साइडेड विक्ट्रीज हमारी हुई हैं। और साथ ही साथ जो पिच आज के मैच में यूज की जाएगी, क्या उस पर पहले कोई मैच हो चुका है या कोई फ्रेश पिच है, उसका अपडेट भी आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर करने की कोशिश करूंगा। तो दोनों को जाकर के ज्वाइन करिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, दोनों जगहों पर मिल जाएगा। तो फाइनल टीम और पिच रिपोर्ट तो वहां पर आपको मिलेगा ही, साथ ही साथ कुछ गिव अवेज भी आपको वहां पर रेगुलर बेसिस पर मिलते रहते हैं, तो जल्दी से ज्वाइन करके रखिए। बाकी ये प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर है, ये इस सीजन का इनका पहला मैच होगा। और इस टीम के अंदर भी काफी बढ़िया बढ़िया नाम है, जैसे अगर आप देखें तो राम अरविंद और बी अनिरुद्ध सीताराम आपको ओपन करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी श्याम सुंदर है, एनएस चतुर्वेद है, गणेश एस है, शरद कुमार है, अतिकुर रहमान है, पी सरवनन एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जिनको लगभग सभी ने इग्नोर किया होगा, कार्तिक मय्यप्पन जो कि खेलते हैं यूएई के लिए, अगर आपको याद हो, लेग स्पिनर है, ये भी खेल रहे हैं। बाकी मुरुगन अश्विन भी हैं, के गौतम थमराई, ये भी लगभग सभी लोगों के द्वारा इग्नोर किए गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। और गुरजपनीत सिंह अगर आपको याद हो तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में थे ये, और उसके बाद इनको इंजर्ड करके बाहर कर दिया गया और डेवाल्ड ब्रेविस को लेकर के आए वो लोग,
और बाकी इनका बेंच भी काफी लंबा चौड़ा है। और उसके बाद इनके पावर प्ले और डेथ ओवर के बॉलर अगर यही प्लेइंग 11 रही तो कौन कौन बॉलिंग करेगा, जिसमें अगर आप देखें तो ना सिर्फ आपको गुरजपनीत दिखाई पड़ेंगे बल्कि यहाँ पर थमराई के गौतम थमराई, जिनका नाम अभी आपको मैंने यहाँ पर लेकर के दिया था, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉलर्स है और दोनों को ज्यादातर लोग टीम में लेकर के नहीं जाने वाले हैं। और उसका रीजन क्या है वो भी अभी आगे आप देखेंगे, जिसमें सबसे पहला स्टेप हम लेंगे सेम टीम यानी कि जो सीचे मदुरई पैंथर्स की टीम है, इनके प्लेयर्स का करियर देखेंगे। खास करके चूंकि हम टीएनपीएल की बात करें तो सिर्फ टीएनपीएल की बात करेंगे कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग के मैचेस में क्या परफॉर्मेंसेज इनकी रही हैं अभी तक इतिहास में। लेकिन साथ ही साथ इसमें दो प्लेयर ऐसे भी जैसे संजीव कुमार और एस शंकर गणेश, जो कि इसके पहले केवल T20 मुकाबले खेले हैं डोमेस्टिक के, टीएनपीएल नहीं खेले। इवन यहाँ पर कार्तिक मय्यप्पन भी जो यूएई के लिए खेलते हैं केवल T20 ही खेले, भी टीएनपीएल में पहली बार खेलेंगे। 41 में जो 56 विकेट T20 फॉर्मेट में ले चुके हैं एक लेग स्पिनर के तौर पर। पहली इनिंग में हर मैच में इनको 14 गेंदें लगी हैं लगभग ऑन एन एवरेज 1 विकेट निकालने में, और सेकंड इनिंग में 17 गेंदें लगी हैं, जो कि दिखाता है कि दोनों इनिंग्स के लिए अच्छे बॉलिंग ऑप्शन तो हैं। पहली इनिंग में ज्यादा बेटर या ज्यादा विकेटें निकाल करके देते हैं। ठीक उसी तरह से संजीव कुमार के T20 में 12 मैच में 16 विकेटें हैं, और एस शंकर गणेश जो एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं। एक ही मैच खेला है, 26 रन है, 2 विकेटें हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं उनका डेटा आपको दिखाई पड़ेगा टीएनपीएल का। और इस लेवल की क्रिकेट में भी अगर आप राम अरविंद के आंकड़े देखेंगे तो 15 मैच में 176 रन है, केवल 16 का बैटिंग एवरेज है, उसमें भी 19 का पहली इनिंग का, 3 का सेकंड इनिंग का। वहीं पर बी अनिरुद्ध सीताराम 51 मैच 1269 रन, 29 का शानदार एवरेज, और वो एवरेज होता है 36 का सेकंड इनिंग की बैटिंग में। और ये चीज आपने पिच रिपोर्ट में भी देखी थी कि सेकंड इनिंग की बैटिंग वो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करेंगे पहली इनिंग से तो ज्यादा ईजी होती है। बाकी श्याम सुंदर, एनएस चतुर्वेद, और खास करके एनएस चतुर्वेद पर दिमाग लगा कर रखिएगा, 53 मैच में 1000 से ज्यादा रन है, 23 का एवरेज है। पहली इनिंग सेकंड इनिंग में ऑलमोस्ट सिमिलर से नंबर्स हैं। और उसके बाद आते हैं गणेश है, शरद कुमार, अतीकुर रहमान, कोई खास रोल इनका होता है नहीं, लोअर ऑर्डर के बैटर्स हैं, और उसमें भी सेकंड इनिंग की बैटिंग में तो बिल्कुल भी रोल नहीं है। पहली इनिंग की बैटिंग में अतीकुर रहमान एक ऐसे नाम है जिनको ग्रैंड लीग में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी पी सरवनन 13 मैच में 118 रन, 11 विकेट भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। और उसके बाद मुरुगन अश्विन के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं। गुरजपनीत और के गौतम थमराई 33 मैच में 30 विकेट, 24 मैच में 29 विकेट। स्ट्राइक रेट के हिसाब से देखें तो किस इनिंग में, जिसमें थमराई खास करके सेकंड इनिंग में और गुरजपनीत पहली इनिंग में, और काफी लंबे चौड़े बॉलर हैं ये, तो वहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ठीक उसी तरह से बाकी प्लेयर्स का भी करियर टीएनपीएल का आपने यहाँ पर देखा और समझा कि किस इनिंग में कौन कितना बेहतर करता है। लेकिन रीसेंट फॉर्म भी अगर आप देखते चलें और ये समझें कि रीसेंट टाइम में खेले गए क्रिकेट मैचेस में कैसी परफॉर्मेंसेस पिछले 8-10 मैचेस में रही हैं, अगर हम बात करें मदुरई पैंथर्स की टीम के प्लेयर्स की, तो राम अरविंद यहाँ पर काफी बेहतर दिखाई पड़ेंगे। 47, 9 और 41 की पिछली 3 में से 2 बढ़िया पारियां आई हैं। लेकिन स्टिल स्मॉल लीग के लिए मैं इनको प्रेफर करूंगा नहीं, लेकिन अगर आप ग्रैंड लीग की टीमों में चाहें तो जरूर लेकर के जा सकते हैं। वहीं पर बी अनिरुद्ध सीताराम, इनका भी फॉर्म अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है नहीं, हालांकि पीछे भी आपने करियर देखा वो काफी तगड़ा टीएनपीएल के अंदर है। तो जनरली इस स्तर के लीग मैचेस में ये ज्यादा बेहतर करते रहे हैं और इनको मैं प्रेफर भी करूंगा आज के इस मैच में। हालांकि अगर आप देखें तो सिलेक्शन परसेंटेज भी इनका हाई होगा, फॉर्म लेकिन बहुत अच्छा लगा हुआ है नहीं। इसके बाद आते हैं श्याम सुंदर, इनको मैं सीधे इग्नोर करूंगा, हालांकि फॉर्म अगर आप देखें तो बहुत अच्छा है भी नहीं। एनएस चतुर्वेद एक और ऐसे बॉल बैटर है जो कि ना सिर्फ इन फॉर्म प्लेयर हैं, और अभी आपने पीछे इनका करियर भी देखा, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है टीएनपीएल खेलने का, 1000 से ज्यादा रन भी बना चुके हैं। बाकी गणेश हो गए, शरद कुमार हो गए, अतीकुर रहमान हो गए, इन तीनों का फॉर्म आपको उसी तरीके से दिखाई पड़ेगा जैसा आपको मैंने पीछे करियर को एक्सप्लेन किया था आपको कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं नहीं। और चूंकि इनकी बैटिंग ऑर्डर पूरी की पूरी अगर आप देखें तो ज्यादा भरोसेमंद कोई प्लेयर दिखाई पड़ता तो एक बी अनिरुद्ध हैं और एक एनएस चतुर्वेद हैं। बाकी अगर आप आएंगे ना तो जितने भी खिलाड़ी इनको दिखाई पड़ रहे हैं प्लेइंग इलेवन के अंदर, ज्यादा भरोसा उन पर बनता दिखाई नहीं पड़ रहा। तो बैटिंग इनकी काफी पुअर या आप कह सकते हैं कि कमजोर दिखाई पड़ रही है। अगर कोई एक चमत्कारिक बैटिंग ना हो जाए किसी ऐसे बैटर से जिससे आपको उम्मीद ना हो, लेकिन निश्चित रूप से यही एक रीजन होगा कि सामने की टीम की जो बॉलिंग है उसके लिए मौके काफी अच्छे होंगे आज के इस मैच में विकेटें निकाल पाने के। ये चीज आप बहुत ध्यान से सुन करके रखिए और उसको याद रखिएगा। बाकी इसके बाद आते हैं इनकी बॉलिंग की तरफ, तो पी सरवनन एक ऐसे लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर जो बैटिंग भी कर लेते हैं, और चूंकि इस टीम की बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी मुश्किल में दिखाई पड़ भी रही है तो इनकी बैटिंग आने के भी चांसेस काफी अच्छे होंगे। तो एक बहुत ही तगड़े ये ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं। बाकी फॉर्म अगर आप देखें तो विकेटें निकालते गए हैं लगभग हर मैच में, और रन भी बल्ले से इनके बने हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रम्प ऑप्शन होंगे जिनको लोग ज्यादातर पिक करने वाले हैं नहीं। बाकी कार्तिक मय्यप्पन जब यूएई के लिए नेशनल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा लेवल तो उनका है, एक लेग स्पिनर के तौर पर अच्छे फॉर्म में भी हैं। मुरुगन अश्विन के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, पहले आईपीएल भी खेलते थे पंजाब टीमों के लिए, और अगर आप देखें तो फॉर्म भी काफी अच्छा है। के गौतम थमराई के बारे में अभी आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, करियर ठीक ठाक था खास करके सेकंड इनिंग के अंदर। हालांकि अगर आप इनका रीसेंट फॉर्म अगर आप देखें 3-3-6 और 3-9 मतलब पिछले 9 मैचेस में केवल 1 विकेट है, तो फॉर्म तो इनका काफी गड़बड़ चल रहा है। लेकिन क्या ये अच्छे परफॉर्मर बन सकते हैं उसको तो आगे समझेंगे। गुरजपनीत सिंह जो सीएसके जैसी टीम में अगर सेलेक्ट हुए हो तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, और काफी अच्छी खासी हाइट है इनकी, अच्छी हाइट से गेंद फेंकते हैं।
हैं, अच्छा बाउंस निकालते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज है जो कि सब कॉन्टिनेंट की टीमों में निश्चित रूप से कमजोरी होती भी है। बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी को झेल पाना, अच्छा पेस भी इनके पास है और अच्छे फॉर्म में भी हैं, तो ज्यादा दिक्कत इनके साथ है नहीं। बाकी पी विघ्नेश हैं, अजय चेतन है, संजीव कुमार है, एस शंकर गणेश हैं, इनका भी फॉर्म अगर आप देखें तो काफी बेहतर लगा हुआ है और यही से आप समझ पाएंगे अगर इसमें से कोई खेल गया तो निश्चित रूप से कितना बेहतर ऑप्शन होगा, उसमें ज्यादा कोई डाउट बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो फॉर्म की बेसिस पर कौन से बेहतर ऑप्शंस हैं और कौन से बेहतर टैलेंट बन सकते हैं वो तो आपने देखा, लेकिन हेड टू हेड में जब बात आती है सलेम स्पार्टन्स के खिलाफ टी20 फॉर्मेट में खेले गए मैचेस में परफॉर्मेंस की, तो राम अरविंद जिनका करियर भी आपने पीछे देखा था ना, बिल्कुल ही खराब देखने में लगा था। फॉर्म भी अगर आप देखें तो पिछले 3 मैच में 2 मैचेस अच्छे गए थे और यही इसी वजह से ट्रम्प निकल करके आते हैं कि इनके जो बेस्ट इनिंग आई है निकल करके वो इसी सलेम स्पार्टन टीम के खिलाफ एक ही मैच खेल करके 50 नाबाद की पारी खेली है और इसी वजह से एक ट्रम्प ऑप्शन बने रहेंगे स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में, दोनों जगहों पर। बाकी बी अनिरुद्ध सीताराम के आंकड़े भी काफी शानदार इस टीम के खिलाफ। इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे ना, जो जैसा आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था, इनकी बैटिंग वो उतनी अच्छी दिखाई नहीं पड़ेगी, या तो एक्सपीरियंस नहीं है प्लेयर्स के पास खेलने का और या तो है भी तो परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं आई है। हालांकि स्टिल जबकि नंबर्स बहुत अच्छे नहीं है एनएस चतुर्वेद के, बहुत ही खराब है बेसिकली, फिर भी ये इनको मैं प्रेफर करूंगा ज्यादा सेफ ऑप्शन के रूप में। तो वही आपको करना है कि अगर आपको पूरी तरह से सेफ गेम खेलना है तो चतुर्वेद के साथ जाइएगा, वरना इनके यहाँ पर आप राम अरविंद को ट्राई कर सकते हैं। या सीधे सीधे आपको मैं सजेस्ट करूं तो यहाँ पर पहली इनिंग की बैटिंग अगर है तो एनएस चतुर्वेद को, सेकंड इनिंग की बैटिंग है तो यहाँ पर आप आर अरविंद को लेकर के जा सकते हैं बी अनिरुद्ध सीताराम के साथ। तो इन तीनों में से कोई 2 प्लेयर आपको अपनी टीम में रखना है। बाकी शरद कुमार, गणेश और अतीको रहमान उतने बेहतर ऑप्शन है नहीं। अतीको रहमान कभी कभी बैटिंग बॉलिंग भी करते हैं लेकिन वो कुछ खास टाइम होता नहीं। बाकी पी सर्वनन, इनके 2 मैच पर 3 विकेट, इनके बारे में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया मैंने पीछे कि क्यों जरूरी ऑप्शन आज के इस मैच में होंगे। मुर्गन के भी 5 बजे 96 रन 5 विकेट, और ध्यान रखिए ये बैटिंग भी करते हैं टीएनपीएल में अच्छी खासी। और कार्तिक मैयप्पन खेले तो नहीं लेकिन स्टिल अच्छा ऑप्शन होंगे। के गौतम थनराज इस टीम के खिलाफ 2 मैच पर 4 विकेट ले चुके हैं, यहाँ पर भी सेकंड इनिंग की ही बॉलिंग में ज्यादातर बेहतर इन्होंने करते दिखाई पड़े हैं। हालांकि एक चीज और भी आपने पीछे देखी है पिच रिपोर्ट में कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर मौके नहीं होते हैं विकेट चटकाने के। बाकी गुरजपनीत के भी 2 मैच पर शानदार 4 विकेटें हैं। और यहां तक आते आते एक बात तो क्लियर हो रही है कि ये जो टीम है ना सीचम मदुरई पैंथर्स की, इनकी बॉलिंग काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है लेकिन बैटिंग वो उतनी बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही है। और इसमें जो इनकी बॉलिंग है, चाहे वो मुर्गन अश्विन के बारे में बात कर लें चाहे पी सर्वनन के बारे में बात कर लें, वो दोनों बैटिंग भी कर लेते हैं। तो ये दोनों बहुत ही अच्छे और शानदार डिफरेंशियल ऑप्शन बन सकते हैं अगर पहली इनिंग की बॉलिंग और सेकंड इनिंग की बैटिंग हो कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में, या वाइस एंड वर्सा कप्तान या वाइस कप्तान के रूप में ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन बनेंगे। इसके बाद आकर के वेन्यू के भी नंबर्स देखें ना तो इस मैदान पर केवल बी अनिरुद्ध सीताराम की एक इनिंग 52 रन की आई है 4 मैचेस में, बाकी मैचेस में फ्लॉप रहे हैं। लेकिन बाकी किसी भी बैटर के आपको नंबर्स उतने अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे कि जिसके दम पर आप टीम में ले पाएं। यहाँ पर पी सरवन एक बार फिर से गेम में आते दिखाई पड़ते हैं 2 मैच में 2 विकेटों के साथ। बाकी अनिरुद्ध सीताराम तो हमारी टीम में रहेंगे ही। इसके साथ साथ मुर्गन अश्विन के 5 मैच में केवल 4 विकेटें हैं, गुरजपनीत के 3 मैच में 3 विकेट हैं, तो नंबर्स किसी के भी अच्छे दिखाई नहीं पड़ेंगे। और के गौतम थमराई एक बार फिर से 5 बजे 2 विकेट इस मैदान पर है। पहली इनिंग में कोई विकेट नहीं है, सेकंड इनिंग में ही वो दोनों विकेटें हैं। तो सीधे सीधे मैं कहूं तो गौतम थमराई को अगर ट्रम्प ऑप्शन ग्रुप में ट्राई करना है तो सेकंड इनिंग की बॉलिंग में, गुरजपनीत को पहली और सेकंड इनिंग दोनों में यहाँ पर मैं ट्राई करूंगा, प्रेफर करूंगा पहली इनिंग की बॉलिंग में। मुर्गन अश्विन को लेकर के मुझे कोई डाउट है नहीं, पी सर्वनन और कार्तिक मैयप्पन को लेकर के भी कोई डाउट नहीं है। बाकी मैं बता चुका हूं कि या तो राम अरविंद या एनएस चतुर्वेद में से कोई एक बैटर, और कब किसको लेना है ये भी बता चुका हूं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आप डिटेल में पूरा देख रहे हैं तो चीजें आपको समझ में आ भी रही होंगी। इसके बाद प्लेयर बैटल भी देख लेते हैं कि ये टीम कैसी है, वो तो आपने देख लिया आंकड़े कैसे थे। ये भी देखिए कि किस टाइप ऑफ बॉलिंग के खिलाफ या किस इंडिविजुअल बॉलर के खिलाफ आंकड़े खराब या अच्छे हैं इन सभी बैटर्स के। तो राम अरविंद जो है जो ऑलरेडी इस टीम के खिलाफ एक मैच खेल करके 50 रन बना चुके हैं, लेकिन पीएम पोय्यामोजी और के मणिकंदन 2 ऐसे बॉलर सामने की टीम में हैं जिन पर काफी सस्ते में आउट हो चुके हैं, 13 रन बना करके और 3 रन बना करके एक बार। और बाकी बी अनिरुद्ध सीताराम एक ऐसे नाम है जो कि राहिल साहब पर एक बार आउट हुए, एक बार एस अजीत राम पर, जिसमें एस अजीत राम पर ही आंकड़े आप कहेंगे खराब है। बाकी एनएस चतुर्वेद जो कि लेग स्पिन पर काफी हद तक परफॉर्मेंसेज इनकी खराब होती हैं, 45 गेंद पर 54 रन बना करके 4 बार आउट हो चुके हैं। बाकी राहिल शाह, पोय्यामोजी, एस अजीत राम और एस हरीश कुमार किसी के भी खिलाफ इनके नंबर्स बहुत अच्छे हैं नहीं, और इसी का रिजल्ट भी था। आपने पीछे हेड टू हेड में देखा नंबर्स बहुत अच्छे थे नहीं। बाकी श्याम सुंदर भी, एम मोहम्मद ऑफ स्पिन और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, और एक चीज दिखाई पड़ रहा है कि स्पिन खेलने को लेकर के दिक्कतें रहेंगी।
रहेंगी, स्पेसिफिकली पहली इनिंग की बॉलिंग में। बाकी गणेश एस, इनके भी नंबर्स आप देख लीजिए, शरद कुमार और अतीकुर रहमान के प्लेयर बैटल के। हालांकि बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे तो उतना वैल्यू करता नहीं, लेकिन फिर भी नंबर्स जो थे वो आपको सामने मैंने रख दिया और दिखा दिया, और वहां से समझ लिया कि बैटिंग उस टीम की थोड़ी कमजोर है, बॉलिंग काफी बेहतर दिखाई पड़ रही है। और उसमें भी दो ऐसे बॉलर हैं जो बैटिंग भी कर लेते, तो ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे कप्तान है, बस कप्तान के ऑप्शन होंगे। दो ऐसे बैटर्स थे जिनको आपको मैंने रोटेट करने को कहा, और उसी में एक बॉलर भी थे गौतम थमरई, जिनको आपको मैंने किसी स्पेसिफिक कंडीशन में टीम में लेने को सजेस्ट किया। लेकिन वो चीज तो हमने देख ली सामने टीम की। दूसरी टीम की तरफ है जो कि नाम है सलेम स्पार्टन्स टीम, जिनकी तरफ से हरी निशांत ओपन करेंगे आर केविन के साथ। निधीश राजागोपाल या तो नंबर 3 पर या तो कभी नंबर 5 पर ऊपर नीचे होते रहते हैं। आर विवेक, अगर निधीश नीचे आएंगे तो आर विवेक ऊपर जाएंगे बैटिंग करने। सुधन कंदेपन भी है लेफ्ट हैंडर। बाकी एस अभिषेक है, सनी संधू, ये वही नाम है जिनके बारे में आपको मैं शुरू में ही बता रहा था। एम मोहम्मद, एस हरीश कुमार, पोय्या मोजी, एस अजीत राम और यज अरुण मोजी जो कि ऑफ स्पिन बॉलर हैं। और अगर आप देखो तो इनके पास एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी है। और स्पेसिफिक अगर आप देखो तो ये टीम काफी हद तक तेज गेंदबाजों पर डिपेंड करती है। और लेग स्पिनर इनके पास कोई अगर बेंच पर है तो वह है कार्तिक मणिकंदन। अगर प्लेइंग 11 में मौका मिलता है तो निश्चित रूप से एक अच्छे ऑप्शन होंगे। और एक चीज आपने और भी देखी कि पीछे की जो टीम का प्लेइंग 11 दिखाया था और यहाँ पर भी जो प्लेइंग 11 दिखाई पड़ रहे हैं ना, टोटल 11 के अलावा एक इंपैक्ट प्लेयर भी है, तो उसको भूलिएगा मत, इंपैक्ट प्लेयर भी यहाँ पर रूल चलता है। बाकी पावर प्ले और डेथ ओवर में कौन बॉलिंग करेगा ये भी आप देखेंगे, और यहीं से आपको समझ में आएगा कि सनी संधू ना सिर्फ पावर प्ले में बल्कि डेथ में भी बॉलिंग करते हैं। और सेम चीज आप यहाँ पर आर विवेक और एस हरीश कुमार को लेकर भी कहेंगे। और इसी वजह से सनी संधू एक ऐसे प्लेयर हैं जो बैटिंग भी करते हैं, पावर प्ले और डेथ ओवर में बॉलिंग भी करते हैं। लोगों ने टोटल इग्नोर किया, लेकिन वो वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन के स्पेशल ऑप्शन हो सकते हैं स्पेसिफिकली ग्रैंड लीग की टीम में। बाकी यहाँ पर करियर भी आपके सामने, इसको एक्सप्लेन दोबारा मैं करूंगा नहीं, पिछले टीम का मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो हर एक बैटर का, बॉलर का पूरा करियर तो देखे ही, इनिंग के बेसिस पर कैसी परफॉर्मेंस रही है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। और ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी कि इस टीम की तरफ से ना अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हरी निशांत, निधीश राजागोपाल, यहाँ पर आर विवेक दिखाई पड़ जाएंगे। बाकी सनी संधू, और इनका सनी संधू का बैटिंग एवरेज देखिए 24 का है, 21 मैच में 26 विकेट भी है, तो अच्छा खासा टीएनपीएल एक्सपीरियंस है, परफॉर्मर रहे हैं। बाकी एम मोहम्मद भी तो 65 मैच में 20 का बैटिंग एवरेज है, 61 विकेट भी हैं। और इवन एस हरीश कुमार के भी 800 से ज्यादा रन है, अगर आप देखें तो 59 मैचेस में 65 विकेट हैं। तो ये तीनों तो बहुत ही तगड़े ऑलराउंड ऑप्शन हैं, और इसकी भी बॉलिंग काफी तगड़ी है। बैटिंग कंपेरेटिवली अगर हम बात करें तो अनुभव के हिसाब से भी और परफॉर्मेंस के हिसाब से भी सामने वाली टीम से थोड़ी सी बेटर है। तो आप ये चीज यहीं पर कह सकते हैं कि सलेम स्पार्टन्स की टीम काफी हद तक वे अहेड दिखाई पड़ रही है अपनी बैटिंग में सामने वाली टीम से। बाकी फॉर्म अगर आप देखें तो यहाँ से भी कुछ आइडिया आपको लगेगा, जिसमें आपको समझ में आएगा कि हरी निशांत ना सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक ठाक से फॉर्म में, नंबर्स बहुत बड़े बड़े नहीं है, लेकिन आप इनको इग्नोर कर नहीं सकते। बाकी आर केविन के भी बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर आई हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बाकी निधीश राजागोपाल बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, रिसेंट टाइम अगर आप देखें तो ये भी बहुत अच्छे फॉर्म में है नहीं, लेकिन एक ऐसे प्लेयर है ना जो अगर नंबर 3 से लेकर के नंबर 5 तक भी बैटिंग करने आते हैं तो भी एक बहुत ही शानदार ऑप्शन होंगे। अच्छा खासा अनुभव रखते हैं टी20 फॉर्मेट का। सुधन कंदेपन जो कि लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, ये भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हैं। आर विवेक इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप इनका फॉर्म देखेंगे ना तो बल्ले से बहुत ही अच्छा है, बॉलिंग से पिछले 5 मैच केवल 1 विकेट है, 2-3 ओवर करते हैं लगभग हर मैच में। लेकिन चूंकि एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, दोनों तरह से यूटिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो इनको आप मिस नहीं करेंगे। और इनको भी लोगों ने ज्यादातर टीम में रखा है नहीं। इसके बाद आते हैं एस अभिषेक, जो बैटिंग ऑर्डर में कई बार ऊपर नीचे होते हैं, नंबर्स भी कुछ खास अच्छे हैं नहीं। बाकी सनी संधू, एम मोहम्मद और एस हरीश कुमार। अब इनका देखिए फॉर्म तो आपके सामने है, जिसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि एम मोहम्मद बहुत अच्छे फॉर्म में दिखाई नहीं पड़ रहे रिसेंट टाइम में, हालांकि सनी संधू और साथ ही साथ यहाँ पर एस हरीश कुमार जबरदस्त फॉर्म में दिखाई पड़ेंगे। और उसमें भी सनी संधू को किसी ने टीम में नहीं रखा है, और उसमें एम मोहम्मद को अगर आप देखेंगे ना लगभग सभी की टीम में है, सभी के कप्तान भी हैं। 60% से ज्यादा लोगों ने कप्तान इनको रखा हुआ है एम मोहम्मद को, और बनता भी है टीएनपीएल के अंदर। अपने पीछे करियर भी देखा काफी बेहतरीन है, हालांकि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा है नहीं। और इन तीनों ऑलराउंडर्स को निश्चित रूप से अपनी टीम से हटाना वो काफी बुरा साबित आपके लिए हो भी सकता है, तो इनको तो आप मिस नहीं कर सकते। बाकी पोय्या मोजी एक बॉलर इनके हैं जो जबरदस्त फॉर्म में है, इनको भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। एस अजीत राम काफी बढ़िया फॉर्म में है। इवन यस अरुण मोजी जो कि इनके ऑफ स्पिन बॉलर है और इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, देखना पड़ेगा कि यही इंपैक्ट प्लेयर होंगे या कोई दूसरा ऑप्शन ट्राई करेगी ये टीम, जिसमें राहिल साहब भी हैं, कार्तिक मणिकंदन भी है। फॉर्म काफी बढ़िया लगा हुआ इनके बॉलर्स का, और बैटर्स का फॉर्म थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर है। तो ये चीज आप कंपेयर करेंगे दोनों टीमों में तो एक चीज तो आपको समझ में आएगी कि दोनों टीमों की बैटिंग वो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं दिखाई पड़ रही, लेकिन करियर के स्टैट्स और ओवरऑल अगर आप कंपेयर करेंगे तो थोड़ी सी बेहतर सलेम स्पार्टन्स की टीम दिखाई पड़ रही है। और बॉलिंग तो दोनों टीमों की काफी अच्छी है, और उसमें आकर के हेड टू हेड के स्टैट्स देखें तो यहाँ से भी काफी क्लैरिटी मिलेगी। हरी निशांत ने 7 मुकाबले खेले, 237 रन बनाए, 34 का शानदार एवरेज है जब ये खेलते हैं सीचे मदुरई पैंथर्स के खिलाफ। वहीं पर आर केविन के 3 मैच 79 रन हैं, एक ही 70 का हाईएस्ट स्कोर है, 2 मैच में फ्लॉप रहे, अच्छे नंबर इनके भी। निधीश राजागोपाल के आंकड़े तो और भी बेहतर हैं, 4 मैच 127 रन। इसके बाद आते हैं आर विवेक, 9 मैच में 168 रन, 70 का हाईएस्ट स्कोर, 2 विकेट, तो
नंबर्स एज ए बैटर बहुत ज्यादा आपको तगड़े दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन अगर ये भी देखना हमको पड़ेगा कि कितनी बॉलिंग ऑप्शन ये टीम लेकर के जाएगी, उसके बेसिस पर हम तय कर पाएंगे। हालांकि स्मॉल लीग में अब जाकर के देखेंगे आर विवेक लगभग सभी के वाइस कप्तान आपको देखने को मिलेंगे, तो ये चीज डिसाइड करना काफी जरूरी होगा आज के इस मैच के पहले। सनी संधू के 2 मैच में 26 रन है, 3 विकेट हैं, और निश्चित रूप से रीजन आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कई बार कि क्यों ये स्पेशल कैप्टन ऑप्शन होंगे आज। एम मोहम्मद के आंकड़े यहां पर भी उतने अच्छे हैं नहीं। इसके बाद एस हरीश कुमार के 5 में 69 रन, केवल 2 विकेटें हैं, लेकिन वहीं पर पोया मोजी के 6 मैच में 9 विकेटें हैं, एस अजीत राम के 8 मैच में 12 विकेटें हैं, और उसके बाद बाकी जो खिलाड़ी हैं या तो परफॉर्मेंस उन्होंने किया नहीं है या तो सैंपल साइज काफी छोटा है, तो ज्यादा आप डिसीजन वहां से ले नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप वेन्यू के भी नंबर्स देख लेते हैं कि इस मैदान पर कैसी परफॉर्मेंस रही है इन खिलाड़ियों की, तो हरी निशांत के यहाँ पर भी 3 में 82 रन है, नंबर्स ठीक ठाक हैं, लेकिन आर केविन यहाँ पर नहीं चले, इवन निधीश राजागोपाल भी यहाँ पर नहीं चले। एक पारी बढ़िया आई है 4 मैचेस में, वहीं पर आर विवेक के इस मैदान पर नंबर्स बढ़िया है, 5 में 127 रन, 42 के एवरेज, लेकिन विकेट नहीं है। इसके साथ साथ सनी संधू के 4 में 54 रन है, 5 विकेटें हैं, 7 में 12 विकेट इस मैदान पर है, 24 रनों के साथ एम मोहम्मद के, और यहीं पर ये गेम में आएंगे खास करके अगर पहली इनिंग की बॉलिंग हुई तो। बाकी एस हरीश कुमार के भी 7 में 78 रन है, 5 विकेटें हैं, लेकिन वहीं पर पोया मोजी के 4 मैच में 10 विकेटें हैं, एस अजीत राम के 9 मैच में 10 विकेटें हैं, और आंकड़े एक राहिल शाह के भी इस मैदान पर काफी अच्छे हैं, 6 मैच में 8 विकेटों के साथ, 2 मैच में 3 विकेटों के साथ कार्तिक मणिकंदन के। तो इन दोनों में से कोई भी अगर प्लेइंग 11 में हुआ या इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर भी सब्स्टिट्यूट होकर के आने वाला होगा, तो काफी बढ़िया डिफरेंशियल ऑप्शन से दोनों में से भी कोई भी हो सकता है। और सीधे सीधे अगर आपको मैं कहूं तो इस टीम की तरफ से हरीश कुमार तो शानदार ऑप्शन है, लेकिन साथ ही साथ सनी संधू और एम मोहम्मद को आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। पोया मोजी और एस अजीत राम भी 2 सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिनको स्मॉल लीग की टीम हो या ग्रैंड लीग की टीम में तो रखना है, तो इन 5 प्लेयरों को लेकर के कोई डाउट है नहीं। और बैटिंग में अगर आप देखें तो आर विवेक और निधीश राजागोपाल जैसे 2 ऐसे प्लेयर है जिसमें से आप किसी को भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये भी हमको देखना पड़ेगा कि ये टीम कितने बॉलिंग ऑप्शन लेकर के जा रही है। अगर आप यहीं से देखेंगे तो 5 बॉलिंग ऑप्शन तो यहीं पर हैं, जिसमें से कुछ ऐसे बॉलर जैसे एस हरीश कुमार हो गए, ये हो सकता है कि 2 से 3 और ही करें, तो वो और आर विवेक के पास जाएंगे, और उसमें वही चीज देखनी पड़ेगी कि इंपैक्ट प्लेयर ये टीम जो रखेगी या वो कोई एक बैटर होगा या बॉलर होगा, वो चीज हमको डिसाइड करनी पड़ेगी। और उसी वजह से टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना जरूरी है। उसको अगर आपने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से ज्वाइन किया होगा ना, तो फाइनल टीम बनाने में आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, आपको मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। बाकी प्लेयर बैटल भी देख लीजिए कि हरी निशांत केजी थमराई पर एक बार आउट हो चुके हैं, हालांकि 37 रन भी बनाए हैं, मुर्गन अश्विन को भी ठीक ठाक खेल गए हैं। बाकी आर केविन थोड़ा सा लेग स्पिन पर फंसते हैं, 34 गेंद पर 28 रन बना करके 2 बार आउट हो चुके हैं। बाकी निधीश राजागोपाल ऑफ स्पिन पर फंसते हैं, 7 बार आउट हो चुके हैं 129 रन बना करके, और गुरजपनीत ने भी इनको 10 गेंद पर 11 रन देकर के 1 बार आउट कर रखा है। इसके बाद आते हैं आगे, तो यहाँ पर आर विवेक, यहाँ पर सनी संधू जिनका कोई डेटा नहीं मिलेगा प्लेयर बैटल का, और एस अभिषेक के भी नंबर्स आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इस सारे आंकड़ों को देख लेने के बाद जहां से हमने एक कंक्लूजन तो कम से कम निकाला है कि सलेम स्पार्टन्स की टीम वो थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है इन स्पाइट ऑफ दैट की जो सीएचएम मदुरई पैंथर्स उनकी बैटिंग के कंपैरिजन में, और इसी वजह से जो फेवर होगा वो सलेम स्पार्टन्स की ही तरफ होगा हमारी टीम बनाते वक्त। हालांकि उसमें टॉस के बाद का ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सी टीम की बैटिंग सेकंड है। उसका रीजन आपको मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था पिच रिपोर्ट के टाइम पर ही, कि पहली इनिंग की बैटिंग के लिए जो मिडिल ऑर्डर है वो उसकी बैटिंग लाइनअप को अपनी टीम में रखना है, लेकिन ये भी देखना है कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर अगर आप देखें तो दोनों टीमों का बहुत मजबूत है नहीं, खास करके मदुरई पैंथर्स की टीम का। फिलहाल तो एम मोहम्मद और आर विवेक ही सबके कप्तान है, उस कप्तान हैं, लेकिन उसी में आप मुर्गन अश्विन को, सनी संधू को और चतुर्वेद को डिफरेंशियल ऑप्शन के रूप में ट्राई कर सकते हैं। और ये टीम फिलहाल के लिए अभी आप स्मॉल लीग के लिए बना करके रख सकते हैं, जहां पर एकमात्र विकेट कीपर, 2 बैटर, 4 ऑलराउंडर और 4 बॉलर होंगे। लेकिन जो फाइनल टीम हमारी बनेगी आज की स्मॉल लीग की, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा पिच रिपोर्ट के साथ। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप को डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर दिए गए लिंक की मदद से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, और सबसे बेहतर है कि शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देख लीजिए, सारी क्लैरिटी आपको ग्रैंड लीग के रिगार्डिंग भी और स्मॉल लीग के रिगार्डिंग भी मिल जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करेंगे खत्म, लाइक जरूर करिएगा। चलते हैं, नमस्कार।